संसद से पारित हुए किसी कानून के खिलाफ पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आधार एक्ट, सीए या फार्म लॉज के पास होने के बाद भी कोर्ट में कई पीआईएल्स दाखिल हुई, लेकिन बात अगर आम और सिंपली होती तो हम आपके सामने इस किस्से को लेकर हाजिर तो होते नहीं। इस बार वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसी और का पक्ष रखने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खटखटाया है। वकील खुद याचिकाकर्ता क्यों बने हुए हैं? असल में 1 जुलाई 2024 से भारत में नए क्रिमिनल लॉज लागू होने वाले हैं। वकीलों का कहना है कि इससे वकीलों के बीच कंफ्यूजन और काम का बोझ और बढ़ जाएगा। आखिर क्या दिक्कत है इन 3 नए कानूनों में कि वकील ही विरोध कर रहे हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में, और साथ ही जानेंगे कि इन कानूनों के लागू होने के बाद कानून व्यवस्था में क्या बदलाव होंगे, क्या है भारत में क्रिमिनल कानूनों और कानून व्यवस्था का इतिहास, और क्या देश में इतना मैन पावर है कि इसे पूरी तरह से लागू भी किया जा सके। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाने वाला हमारा रोजाना का कार्यक्रम आसान भाषा में। जब से सभ्यता का उदय हुआ कानून का भी वजूद है, क्योंकि लोगों की बड़ी संख्या आपस में रह पाए उसके लिए व्यवस्था और अनुशासन तो स्थापित करना ही पड़ता है। इसलिए कानून ठीक ठीक कब वजूद में आया होगा इसकी तारीख बताना असंभव है। लेकिन आधुनिक कानून को हम जिस अर्थ में समझते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे, पुलिस होगी, अदालत होगी, उसका जन्म 1215 में माना जाता है जब मैग्ना कार्टा अस्तित्व में आया। मैग्ना कार्टा के सिद्धांत बहुत विस्तृत व्यवस्था की तो बात नहीं करते, वो इतना जरूर बताते हैं कि राजा या उसकी सरकार कानून से ऊपर नहीं हो सकते। और इसका मतलब क्या हुआ कि कानून का अपना अस्तित्व है जिसका स्रोत न राजा है, न सरकार, न डिवाइन पावर, न इंसान ने उसे बनाया। कानून अपने आप में है जिसे लोगों को फॉलो करना है। ये हुई यूरोपियन परंपरा की बात। भारतीय परंपरा में मनु का जिक्र मिलता है। मनु कब हुए इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है, लेकिन मनु कानून की आवश्यकता के पीछे एक मजबूत तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए कानून होना चाहिए। मनु की आलोचना भी अपनी जगह है ही, उस पर हम बात करते रहते हैं। हम यहां पे उस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि मनु किस तरह कानून की नीड को एस्टैब्लिश करते हैं। भारत में जितनी विविधता है वो हमारी प्राचीन और मध्यकालीन न्याय परंपराओं में भी नजर आती है। अनेक राज्य थे जिन्हें बदलते काल के साथ अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं मिली। कभी कोई रिपब्लिक हुआ, कभी कहीं सामंती व्यवस्था रही, और फिर उस हिसाब से कानून भी बदलता गया जब रूलर्स बदले या व्यवस्था बदली। सामंती व्यवस्था से बाहर रहने वाले आदिवासी समाजों का भी अपना कानून था। गांव थे जिनमें पंचायत थी। इस तरह की न्याय परंपराएं थी। आज जिस नक्शे को हम हिंदुस्तान कहते हैं, उस पूरे भूभाग के लिए एक सेंट्रलाइज कानून या न्याय व्यवस्था पूरी तरह से 1947 में अस्तित्व में आई, और इस कानून व्यवस्था का बीज पड़ा अंग्रेज शासन काल में। अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था में कई सारे सुधार किए, बदलाव भी किए। जैसे 1770 के दशक में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने केसेस को सिविल और क्रिमिनल इन 2 कैटेगरीज में बांटा। सिविल मामलों के लिए दीवानी कोर्ट और क्रिमिनल मामलों के लिए फौजदारी कोर्ट्स बनी। इसके बाद गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने भी कई बड़े बदलाव किए। इस दौर में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई। 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने। इन्होंने मैकाले के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने देश में कानूनों का कोडिफिकेशन किया। कोडिफिकेशन यानी कानूनों को एक जगह संकलित करना, उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना। जैसे मर्डर, तो कानून की किताब में मर्डर से जुड़े सारे प्रावधान एक जगह सीक्वेंस में लिखे हैं। कोडिफिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि एक ही कानून को 2 अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से न पढ़ लें। एक जगह रिटन टेक्स्ट है आपके पास, एक कोड बना दिया गया है ताकि व्याख्या के लिए अनावश्यक जगह न बचे। इस कोडिफिकेशन की वजह से 1860 में आईपीसी, 1861 में सीआरपीसी और 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट बना। आजादी से पहले और उसके बाद भी इनमें क्रमशः संशोधन होते रहे। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, अब ये क्या है? इसमें सभी अपराधों का लेखा जोखा है, माने हर क्राइम की परिभाषा और उसका एक्सप्लेनेशन। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्या है? इसमें केस को कैसे अप्रोच किया जाएगा इसकी जानकारी, जैसे केस का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, उसमें सजा कैसे दी जाएगी वगैरह। इंडियन एविडेंस एक्ट
इसमें विस्तार से बताया गया कि कौन से साक्ष्य कोर्ट में मान्य होंगे और इन साक्ष्यों को कैसे जुटाया जाएगा। अंग्रेजों ने बेशक न्यायतंत्र को स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन एक बात तो थी ही कि अंग्रेजों के बनाए कानून में भारतीयों के साथ भेदभाव बिल्कुल होता था। जैसे एक भारतीय जज किसी यूरोपियन मूल के व्यक्ति के केस पर जजमेंट नहीं दे सकता था, चाहे वो जज बना हो। ये बात हुई इतिहास की। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि समय समय पर इन कानूनों में संशोधन होते रहे, लेकिन 11 अगस्त 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉज पेश किए। बिल्स कौन से थे बिल? आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इनका प्रस्ताव रखा गृह मंत्री अमित शाह ने। 11 अगस्त को ये बिल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स को सौंप दिए गए। 2023 की बात है। इन कानूनों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक रोचक जानकारी और दे दें। स्टैंडिंग कमिटीज का नाम हमने लिया है, आपने भी कई बार सुना होगा। थोड़ा संक्षिप्त में इसको भी समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संसद के मुख्यतः 2 काम हैं, एक कानून बनाना और दूसरा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना। सवाल पूछे जाएंगे, सरकार को जवाब देना होगा। अब स्टैंडिंग कमेटी संसद को इन दोनों कामों में सहयोग प्रदान करती है। इसके लिए कई कमिटीज हैं, जैसे फाइनेंशियल कमेटी है। यह कमेटी संसद को बजट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट वगैरह को समझने में मदद करती है। इसके अलावा 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज भी हैं। इसका क्या काम है? अगर सरकार का कोई मंत्रालय कोई नया कानून बनाना चाहता है तो उस डिपार्टमेंट की कमेटी एनालिसिस करके एक रिपोर्ट संसद के सामने रख सकती है। यह हुई स्टैंडिंग कमेटी की बात। अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तीनों क्रिमिनल बिल्स का अध्ययन करने के बाद इस कमेटी ने नवंबर 2023 में संसद में रिपोर्ट रखी, जिसके बाद 12 दिसंबर को सरकार ने पुराने बिल्स को वापस लिया और नए बिल्स पेश किए। दोनों सदनों से पारित ये हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन बिलों पर दस्तखत भी कर दिए। इसके बाद ये बन गए कानून, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। चलिए समझते हैं इन कानूनों में क्या है और पहले के मुकाबले में क्या बदला है। पहले समझते हैं भारतीय न्याय संहिता, उसको। भारतीय न्याय संहिता में कौन से नए अपराध जोड़े गए हैं, इससे बात शुरू करते हैं। सबसे पहला है शादी का वादा करके, झूठा वादा करके सेक्स करना। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के तहत इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान है। इसमें आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम को भी जगह दी गई है। आतंकवाद की परिभाषा बताई गई है। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता या आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है या कोई पब्लिक में आतंक फैलाने की कोशिश करता है तो दोनों मामलों में आतंकवाद का केस बन सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम या आतंकवाद के चलते अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फांसी या आजीवन कारावास की सजा है। 10 लाख तक का फाइन भी लग सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या आतंकवाद का दोषी है लेकिन उसके कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई तो 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें से सेडिशन हटाया गया है। सेडिशन यानी राजद्रोह, इसकी जगह देशद्रोह के अपराध को जोड़ दिया गया है। देशद्रोह की परिभाषा दी गई है, क्या है समझ लेते हैं या बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति देश के हिस्से को देश से अलग करने की कोशिश करता है या लोगों को उसके लिए भड़काता है या फिर वो सेपरेटिस्ट भावनाओं को समर्थन करता है या देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को उससे खतरा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी को देख करके कई लोगों ने कहा था कि सेडिशन की जगह देशद्रोह आया तो है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह, लेकिन क्या बदला है। इसके अलावा कुछ चीजों को अपराध की श्रेणी से हटाया भी गया है, जैसे आईपीसी का सेक्शन 377। इसमें होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स रिलेशनशिप में होना कोई क्राइम नहीं रह गया। इसके अलावा सेक्शन 377 में अननेचुरल सेक्स को भी शामिल किया गया था, उसे भी अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। इसके अलावा अडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें कुछ समस्याएं भी हैं। इसे समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट्स से। तो न्याय संहिता में भी बहुत सारे संशोधन आ गए हैं। अब जैसे कि पहले सेडिशन वाला सेक्शन जो था, सेडिशन वाला सेक्शन निकाला गया है, पर आप उसी के जैसे कोई और सेक्शन ले आए हैं जिसके डेफिनेशंस और कहाँ एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में बहुत सारी चर्चा चलेगी। और 80% सेम है, पर जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में डेफिनेशंस बदले गए हैं। आपने आईपीसी का रिप्लेसमेंट तो समझ लिया, अब जानते हैं सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023।
इसका सबसे पहला फीचर है जीरो एफआईआर, यानी देश के किसी भी थाने में एफआईआर अब दर्ज हो सकती है। सीआरपीसी में एक रूल ये था कि जिस थाना क्षेत्र में क्राइम हुआ है एफआईआर वहां दर्ज करनी पड़ेगी। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद ये एफआईआर उस थाने को भेजी जाएगी जिसके क्षेत्र में क्राइम हुआ है। दूसरा बड़ा बदलाव है फोरेंसिक से जुड़ा हुआ। किसी भी केस जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल या उससे ज्यादा है उसमें फोरेंसिक जांच अब आवश्यक है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्राइम सीन पर जाकर जांच करनी पड़ेगी। इस पूरी प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तीसरा बड़ा बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक मोड का भरपूर इस्तेमाल। इस एक्ट के मुताबिक किसी केस की सुनवाई या पूछताछ ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा अगर जांच एजेंसी के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन या लैपटॉप में सबूत होने के आसार हैं तो ऐसे डिवाइसेस को साक्ष्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा बेल के मामले में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में जेल में बंद है जिसमें अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास है या उस व्यक्ति पर एक से अधिक क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड के बदले बेल नहीं मिलेगी। पांचवा पॉइंट सर्च ऑपरेशन से जुड़ा है। किसी भी सर्च ऑपरेशन का वीडियो अब बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कुछ चीजों के लिए समय सीमा भी तय की गई, जैसे मेडिकल ऑफिसर को रेप विक्टिम के रिपोर्ट टेस्ट से 7 दिनों के भीतर अब देनी पड़ेगी। हमने आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इसके अलावा इस एक्ट में कई अन्य बिंदु भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस कानून में भी दिक्कतें हैं। क्या है, इन्हें समझने के लिए हमने बात की वकीलों से। एक जजमेंट है ललिता कुमारी। ललिता कुमारी कहता है कि अगर कोई जाता है और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताता है तो एफआईआर लिखना अनिवार्य है। अब इस संविधान में पहले पुलिस वाला डिसाइड करेगा कि एफआईआर रजिस्टर कुछ वाकई में कुछ हुआ है, एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर जब ये लैक ऑफ क्लैरिटी आ जाती है तो बहुत से मुश्किलात कंप्लेनेंट को भी आ सकती है और एक्यूज को भी आ सकती है। तो पुलिस के हाथ में बहुत सारा पावर आ गया है। अब बारी तीसरे कानून की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या नया है और इसमें क्या कमियां हैं उसके लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। देखिए, एविडेंस एक्ट में भी जो अभी सब ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेना और पुलिस वालों की जो एविडेंस जो है उसके वीडियो एविडेंस, वीडियो पे भी एविडेंस दे सकते हैं। तो इसके चलते बहुत सारे केस जो डिफेंस लॉयर्स है, बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जो एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन पे केस बनता था या बिगड़ता था। अब जैसे आप कुछ सवाल पूछ रहे हो वीडियो से, हम बैठे हैं कहीं और, आपको पता नहीं लग रहा है कि इस कैमरा के पीछे कोई और मुझे बता रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तो वो जो पुराने जो प्रोसीजर्स है, जो सेफगार्ड्स है, सारे कितने रह जाएंगे कितने नहीं रह जाएंगे नए प्रैक्टिस में, वो बिल्कुल अनक्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कंप्यूटर में या मोबाइल पे रखा गया है उसके बारे में भी पहले तो सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अब सर्टिफिकेट की भी जरूरत कई केसेस में नहीं होगी। ये बात हुई थ्योरी की, लेकिन कानून बनने के सवाल से ज्यादा जरूरी है कानून का इम्प्लीमेंटेशन। देश में पुलिस सिस्टम और न्यायतंत्र का हाल जग जाहिर है। पुलिस में वर्कफोर्स की कमी है। कई राज्यों में मानकों के हिसाब से पुलिस बल की संख्या कम है। यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। 1 जुलाई 2024 के बाद से जितने भी नए केस हैं वो तीनों नए कानूनों द्वारा मैनेज होंगे, जबकि इसके पहले के पेंडिंग केसेस जो हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत चलेंगे। अब कम पुलिस बल इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे और जो संख्या है वकीलों की, जज साहिबान की, वो इनसे कैसे निपटेगी। दूसरी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से तो हम आज का एपिसोड रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, वकीलों का विरोध। वकीलों के लिए भी ये डबल मेहनत का काम होगा। इसके अलावा एक टेक्निकल समस्या भी है। जब भी कोई नया सिस्टम लागू किया जाता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलतियों की गुंजाइश रहती है। हालांकि एनसीआरबी ने पिछले 6 महीने से पुलिस प्रशासन जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ट्रेन भी किया है। और कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये समझते हैं एक्सपर्ट से। अब क्या हुआ है कि जो पुराना जो कानून था जो 1866 से चल रहा था, उस पे 150 साल के वकील और जज काम कर चुके हैं। उस पे हर एक सेक्शन पे
बहुत कुछ इंटरप्रिटेशन है, बहुत कुछ जजमेंट्स है। उनमें से अभी कितने जजमेंट लागू होंगे नहीं होंगे, उस पर अभी नए जजमेंट्स आने पड़ेंगे। तो तो एक बड़ी खामी ये है कि जो चल रहा था उसको आपने सिर्फ चेंज के कारण आपने सब कुछ बदल दिया। हर स्टेट में अपना स्टेट लैंग्वेज में काम किया जाता है। यूपी में अगर एफआईआर दर्ज होना है तो हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। कर्नाटका में कन्नड़ में लिखा जाता है। तो वहां जो सीखते हैं एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन के तहत ही सीखते हैं। ऑफिशियल ट्रांसलेशन रेडी नहीं है। और जो कोई क्रिमिनल लॉयर आपको यही बताएगा कि जो पहला जो रिकॉर्ड होता है, जो एफआईआर रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर विटनेस स्टेटमेंट्स और फिर विटनेस जो कोर्ट में कहता है उसको कंपेयर करके ही बहुत सारे केस या बनते हैं या बिगड़ते हैं। जो आपके पहले स्टेज पे जो रिकॉर्ड, जो 1 जुलाई से जो पुलिस वाला रिकॉर्ड कर रहा है, क्या उसको कोई ट्रेनिंग हुआ है? क्या क्या कर्नाटक में कहीं हासन में बैठे हुए जो वहां के जो एफआईआर राइटर है, एक पुलिस थाने में थानेदार के अलावा एफआईआर लिखने वाले भी चंद ही पुलिस वाले हैं, उनको कोई ट्रेनिंग मिला है? तो उनके जो सब मिस्टेक्स है बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद पकड़े जाएंगे ना। ये था आज का हमारा एपिसोड आसान भाषा में का। इसे आकाश ने लिखा।